हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और एक बार आप लोगों का फिर जोरदार स्वागत है आकांक्षा क्लासेस में। मैं हूं आपका सुशील सर और आज आप पढ़ेंगे गणित के प्रथम अध्याय वास्तविक संख्याओं का कुछ प्रमेय के बारे में हम आपको बताएंगे। और इस पहले प्रमेय एक पढ़ लेते हैं। प्रमेय एक 1.1 जिसमें फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट प्रमेय क्या है हमारा, हम आपको बता चुके हैं। उसका नाम है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के नाम से जानते हैं। और यदि स्मॉल ए तथा स्मॉल बी दो पूर्णांक इस प्रकार हैं, ये दो पूर्णांक इस प्रकार हैं कि ये बड़ा हो b से, तो दो अन्य अद्वितीय पूर्णांक q व r इस प्रकार विद्यमान हैं कि ये बराबर BQ प्लस R। तो बच्चों इस संबंध को हम क्या कहते हैं, होता है तथा यह संबंध यूक्लिड विभाजन परिमेयिका कहलाती है। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका कहलाती है, जिसका हमने आपको अनुप्रयोग भी बताया। और लिख लीजिए, मिटा लें। चलिए अब हम लोग थ्योरम इस अध्याय का प्रमेय दो ले लेते हैं। तो प्रमेय एक का क्या नाम था, अध्याय एक का जो पहला प्रमेय है उसका नाम है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। और जो दूसरा प्रमेय है प्रमेय 1.2, इसको हम बोलते हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, अंग्रेजी में बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या होता है बच्चों, आप जानते हैं हम एक संख्या लेते हैं 32, तो 32 का क्या होता है, 2 गुना 4 गुनी 8 गुनी 16 गुनी 32 लिखा जाता है। 2 पावर कितना आएगा 5। तो इसी प्रकार से दूसरा नंबर लेते हैं 50 बराबर 2 गुणे 5 बराबर 2 पावर 2 गुणे 5। और लेते हैं संख्या, तो कौन से लेते हैं 108। क्या आता है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 50 का क्या लिखा जा सकता है 50। तो ये हमारा गलत हो गया है। 2 गुणे 5 गुणे 5 अर्थात यह आएगा। तो दूसरा आएगा हमारा 2 पावर 2 गुणे 3 पावर 3। ठीक, तो 4 27 108। तो बच्चों देख रहे हैं आप कि हम किसी भी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में दिखा सकते हैं। तो प्रत्येक संख्या को
प्रत्येक संख्या को उसके संगत अभाज्य गुणनखंड के एक गुणनफल के रूप में दर्शाया जा सकता है। और संख्याओं का यही गुण, यही अद्वितीय गुण कहलाता है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। शायद आपको समझ में आ गया होगा मैं जो कहना चाह रहा हूँ। उदाहरण के लिए हम एक और संख्या लेते हैं। हमारे पास एक और संख्या है 100। अब इस संख्या को इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हम लिख सकते हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें तो टोटल आएगा 32। तो अर्थात 32 एक संख्या है जिसे उसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। और यही संख्याओं का जो विशेषता है, इसी विशेषता को हम कहते हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। यहाँ पे यह बात जानना जरूरी है कि अगर गुणनखंडों को उनके क्रम बदल दिए जाए, अगर पहले 3 लिख दिया जाए तब 2 लिखा जाए तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार अगर इसको लिखा जाए 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2, इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 5। तो बच्चों प्रत्येक संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के एक गुणनफल के रूप में दर्शाया जा सकता है। इसी विशेषता को हम अंकगणित का आधारभूत प्रमेय या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं। तो चलिए एक बार परिभाषा भी लिख लेते हैं। परिभाषा लिख लीजिए। क्या लिखते हैं परिभाषा? लिखते हैं प्रत्येक पूर्णांक को उसके अभाज्य गुणनखंडों के एक गुणनफल के रूप में दर्शाया मीन्स लिखा जा सकता है। पूर्णांकों का यह विशेषता अद्वितीय है और अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहलाता है। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहलाता है। तो बच्चों ये समझ में आ गया। अब हम एक और थ्योरम पढ़ लेते हैं जो इस अध्याय का तीसरा और अंतिम प्रमेय होगा। इस प्रमेय के अकॉर्डिंग आप देखते हैं हम लिखते हैं यहाँ पे 144 दैट इज 12 स्क्वायर। इस 12 को हम समझते हैं 12 का स्क्वायर लिखा है। आइए हम देखते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हैं। तो बच्चों इसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है। अब बच्चों 144 का वर्गमूल क्या होगा? 12 स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा? 12 होगा। 144 का वर्गमूल क्या होगा बच्चों? 12 होगा। तो बराबर इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणे 2 गुणे 3। इसी प्रकार से बच्चों अगर हम ले लें 256 जो कि हमारा 16 का वर्ग है, तो बच्चों क्या आ सकता है? ये 2 गुना 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 गुना 4 दूनी 8 दूनी 16। अब बच्चों 256 का वर्गमूल
256 और इसका वर्गमूल 16 हुआ। देखते हैं 16 का क्या है अभाज्य गुणनखंड। तो 2 गुणे 2 गुणा 4 गुणा 8 गुणा 16। इसी में बच्चों हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 81 दैट इज 9 स्क्वायर। बच्चों क्या आता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और अब 81 का क्या है वर्गमूल √81 दैट इज 9। 9 का क्या है 3 गुणे 3। तो यहाँ पे हम जो प्रॉपर्टी आपको बताना चाह रहे हैं उसे ध्यान से समझने की कोशिश करो। आप अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या, आप जानते हैं कि 144 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, हम 144 कहें या इसे 12 स्क्वायर कहें, हम 12 स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है 2 और 3 है, 2 और 3 है। अब हम देखते हैं 12 के स्क्वायर का वर्गमूल क्या है 12, तो 12 का भी अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है। इसी प्रकार से 256 जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है को 16 के वर्ग के रूप में लिखा जा सकता है। ये 16 का वर्ग है। तो बच्चों 16 के वर्ग का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है केवल 2 है। तो हम देखते हैं कि 16 के वर्गमूल 16 स्क्वायर मतलब होता है 256 का वर्गमूल है 16, उसके भी अभाज्य गुणनखंड 2 है। इसी प्रकार तीसरे उदाहरण में हमने 81 लिया है जो कि 9 का वर्ग है। तो 9 का वर्ग के वर्गमूल 9 के वर्ग के अभाज्य गुणनखंड 3 है। तो 9 स्क्वायर का वर्गमूल 9 होगा, तो 9 के भी अभाज्य गुणनखंड 3 है। हम इन उदाहरणों से यह निष्कर्ष निकालते हैं अगर कोई अभाज्य संख्या किसी पूर्ण वर्ग, अगर कोई अभाज्य संख्या या अभाज्य संख्याएं यानी जो अभाज्य संख्याएं किसी पूर्ण वर्ग संख्या की अभाज्य गुणनखंड होती हैं, जो अभाज्य संख्याएं किसी पूर्ण वर्ग संख्या की गुणनखंड होती हैं, वही अभाज्य संख्याएं उस पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल का भी अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो बच्चों जो अभाज्य गुणनखंड किसी पूर्ण वर्ग संख्या के होंगे वही अभाज्य गुणनखंड उसके वर्गमूल के भी होते हैं। यहाँ इस उदाहरण से स्पष्ट है। अब हम इसी को परिमेय का रूप दे देते हैं और मिटा दें लिखिए। चलिए तो हम लिखते हैं यहाँ पर अगर यदि ये स्क्वायर कोई पूर्ण वर्ग संख्या हो तथा ये स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड P1 व P2 यानी P1 व P3 है। तो यदि a स्क्वायर कोई पूर्ण वर्ग संख्या हो तथा a स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड P1 P2 व P3 हैं, तो P1 P2 व P3 a के भी गुणनखंड होंगे। यही बच्चों हमारा थ्योरम है परिमेय 1.3। अब इसी को लेकर हम यह सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि कोई दी हुई अपरिमेय संख्या को हम कैसे अपरिमेय सिद्ध करें। इस तरफ आगे बढ़ते हुए तो इसको मिटा दें। चलिए हमें सवाल दिया जाता है, हमने आपको बताया था कि कोई भी संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो का वर्गमूल हमेशा अपरिमेय होता है। लेकिन हम शुरू से पढ़ते चले आए हैं, कक्षा 6 से पढ़ते चले आए हैं कि हमें सिद्ध करने की जरूरत पड़ती है। और सिद्ध करने के लिए हम शुरू से ही क्या करते हैं, कुछ कथनों को
प्रूफ सबूत के आधार पर प्रमेय में परिवर्तित कर लेते हैं और उन प्रमेय को आधार बनाते हुए हम दी हुई कथन को सत्य साबित करने की कोशिश करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा प्रश्न है सिद्ध कीजिए। क्या प्रश्न है हमारा? सिद्ध कीजिए कि √5 कोई अपरिमेय संख्या है। कोई अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों हमें क्या साबित करना है कि √5 कोई अपरिमेय संख्या है। तो अब हम यहाँ इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, इसका हल लिखते हैं और लगाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें जो सिद्ध करना होता है हम उसका विपरीत मान लेते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि √5 कोई अपरिमेय संख्या है। तो हम मान लेंगे माना कि √5 कोई परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जिसका सरलतम रूप 2 सह-अभाज्य पूर्णांकों P व Q के अनुपात अब अनुपात होगा तो कैसे होगा? P बटा Q होगा। के रूप में लिखा जा सकता है। तो बच्चों सबसे पहले हम बता दें यहाँ पर सह-अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके पास एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होते सह-अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वे हमेशा सह-अभाज्य होती हैं, लेकिन भाज्य संख्याएं भी एक साथ सह-अभाज्य हो सकती हैं। उदाहरण ले लें, अगर हम 8/15 तो यहाँ 8 और 15 दोनों ही हमारी भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन एक साथ जब इनको हम देखते हैं तो इनका कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। कौन सा है? एक तो सब में होता है उभयनिष्ठ। तो 8 और 15 के अभाज्य गुणनखंडों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इस कारण 8 और 15 कैसे होंगे? सह-अभाज्य होंगे। तो बच्चों हम दो प्रमेय के आधार पर इसे सिद्ध करेंगे। पहला अंकगणित का आधारभूत प्रमेय और दूसरा है कि सह-अभाज्य संख्याओं के। तो व्हाट हैपेंस किया जा सकता है चूंकि √5 बराबर एक परिमेय संख्या, इसलिए भाई अगर परिमेय है तो उसको हम अनुपात के रूप में लिखेंगे। तो क्या होगा? √5 बराबर P/Q होगा। या अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई तिर्यक गुणा करें तो हम पाते हैं P एकम P बराबर √5Q या P
स्क्वायर बराबर 5q²। कैसे आया बच्चों? बाई यानी दोनों पक्षों का हमने वर्ग ले लिया है। तो अब हम यहाँ पे यूज करेंगे थ्योरम 1.3 का, परिमेय 1.3 का प्रयोग करेंगे और ये दिखाएंगे कि यहाँ यानी यहाँ स्पष्ट देखिए समीकरण 1 से 5 स्पष्ट रूप से क्या है? p² का अभाज्य गुणनखंड है। p² का अभाज्य p² का गुणनखंड है। p² का क्या है? गुणनखंड है। इसलिए परिमेय 1.3 के अनुसार, परिमेय 1 के अनुसार 5p का भी गुणनखंड होगा, समझ में आ गया? पुनः अब बच्चों अगर 5p का गुणनखंड है, पुनः माना, तो अब एक उदाहरण मैं देता हूं। अगर 5 20 का गुणनखंड है तो 20/5 बराबर क्या आएगा बच्चों? 4 आएगा। लेकिन ये तो तब पता चलेगा जब हमें ये पता हो कि 20 एक संख्या दी गई, इसलिए हमको पता है 5 और 20। लेकिन यहाँ पे हमारे पास p/5। अब p/5 को हम कैसे समझ लें कि क्या है? समझ सकते हैं? नहीं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना p/5 बराबर c, किसी पूर्णांक c के लिए। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि हम यहाँ पे लिखेंगे c, तो c था 4। इस उदाहरण से आप समझ सकते हो कि जिस प्रकार 20/5 बराबर 4 आता है, उसी प्रकार p/5 बराबर हमने c लिया है किसी धन पूर्णांक c के लिए, तो मुझे उम्मीद है आपके समझ में आ रहा होगा। बच्चों में लिखेंगे माना, क्या माना, कितना माना? सोच रहे होंगे आप लोग हमेशा मानते ही है, कुछ देते तो है नहीं। माना p/5 बराबर c किसी धन पूर्णांक c के लिए, तो बच्चों इस संबंध में यही p/5 बराबर c से इस संबंध मतलब क्या है? क्या है बच्चों? p/5 बराबर c से हमें p बराबर 5c मिलता है। क्या मिलता है? p बराबर 5c मिलता है। अब समीकरण 1 में p बराबर 5c रखने पर तो देखो बच्चों क्या होता है, अगर हम समीकरण 1 में p के जगह पर 5c रख दें तो क्या मिलता है? p² बराबर 5q²। ये समीकरण 1 है। या बच्चों या p की जगह पे हम लिखते हैं, p की वैल्यू क्या लिखते हैं? 5c। तो 5c का स्क्वायर बराबर 5q²। या बच्चों या क्या आता है? 5 × 5c² बराबर 5q²। बच्चों ये समीकरण 2 है। यहाँ 5 कट जाता है तो मिलता है, क्या दिखाई देता है हमें? q²
स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। यहाँ बच्चों किसी अब समीकरण 2 में समीकरण 2 से 5q स्क्वायर का एक गुणनखंड है, इसलिए परिमेय 1.3 से 5q का भी गुणनखंड होगा। तो अब बच्चों समीकरण 1 व 2 से यह स्पष्ट होता है कि एक के अतिरिक्त का अलावा एक के अलावा 5 भी एक के अलावा एक के अतिरिक्त 5 भी पी व और जहाँ तक स्वयं की बात आती है तो हम जब पी और क्यू 2 लिए हैं तो हम स्वयं को नहीं दिखाएंगे। उनके पास उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। तो 5 भी पी व क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब अगर दो संख्याओं के पास एक के अतिरिक्त कोई और भी उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है तो हम जानते हैं कि उसका परिणाम ये होता है कि वो दोनों संख्याएं सहभाज्य नहीं हो सकती। अतः P व Q सहअभाज्य नहीं है। क्यों नहीं सहभाज्य है? क्योंकि अगर सहभाज्य होते तो 5 इनका कभी भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना होता। यानी दो सहभाज्य संख्याओं के पास एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड हो ही नहीं सकता। अब हमने साबित क्या कर दिया कि P और Q के पास एक के अलावा 5 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए P और Q सहभाज्य नहीं है। तब यह परिमेय संख्या के लिए एक विरोधाभास है। यह परिमेय संख्या के लिए विरोधाभास उत्पन्न करता है। विरोधाभास मतलब कंट्राडिक्शन, विरोधाभास पैदा करता है। तथा यह अब हम ये सोचते हैं यह विरोधाभास आखिर क्यों आया, तो हम आप लोगों का जो कहना मान लिए थे उसी कारण से ये विरोधाभास हुआ। अभी हम जो मान ले रहे हैं कि माना √5 कोई परिमेय संख्या है, अगर हम इसको परिमेय न मानते तो हमें P और Q को सहभाज्य न मानना पड़ता, और अगर हम सहभाज्य न मानते तो हमें यहाँ √5 इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड न प्राप्त होता। तो यह सारा जो भी विरोधाभास हुआ है यह सब हमारी गलतफहमी, और यह विरोधाभास √5 को परिमेय मानने से उत्पन्न हुआ है। परिमेय मानने से उत्पन्न हुआ है।
अतः हमारा यह मानना गलत था, यह मानना गलत था कि √5 कोई परिमेय संख्या है। कोई परिमेय संख्या है, इसलिए तो बच्चों इसको लिख लीजिए, निकाल दें। इसलिए √5 एक परिमेय संख्या है, प्रूफ सिद्ध हो गया। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ। सिद्ध हुआ। तो बच्चों इसी को हम लिखते हैं इंग्लिश में प्रूव्ड। और मुझे उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले मैं आज बता दूं क्या शिक्षक दिवस है, और सभी शिक्षकों को बहुत बहुत शिक्षक दिवस की, शिक्षकों को ही नहीं सारे विद्यार्थियों को भी शिक्षक दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आकांक्षा क्लासेस की तरफ से। धन्यवाद। तो बच्चों पढ़ते रहिए।